वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है रोटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक RISB टेस्ट। ये हम टेस्ट किस तरह से एडमिनिस्टर करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इसका पर्पस क्या है, ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें ये पूछा जाता है कि इसमें एक आपको छोटी सी स्टेटमेंट पूछी जाती है, जैसे मैं, तो मैं के आगे डैश है खाली, जैसे कि मुझे पसंद है, तो मुझे पसंद है के आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये एक क्वेश्चनर बना हुआ मिलता है आपको। ठीक है, ये साइड पे कुछ वर्ड्स अनप्रिंट हुए हैं, आपको अवेलेबल मिल जाएगा आराम से गूगल पे इसका प्रिंट। इस तरह जैसे कि मुझे पसंद है, मैं नफ़रत करती हूँ, और उस लाइन के आगे आपका जो भी दिल करे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे बिहेवियर को असेस करने के लिए यूज़ होता है कि हम अपनी इन्वायरमेंट में एडजस्टेड हैं भी या नहीं है। तो सबसे पहले RISB की फुल एब्रीविएशन क्या है कि रोटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक। इसके नाम से शो होता है कि ये एक इनकम्प्लीट यानी कि एक नामुकम्मल जुमला होता है जिसे हमने पूरा करना होता है। इसमें टोटल 40 आइटम्स होती हैं। ये टेस्ट किसने डेवलप किया था? जुलियन रोटर एंड रेफर्टी ने 1950s में इसने ये टेस्ट डेवलप किया था। ये टेस्ट साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन न्यूयॉर्क में 1950 में फ़र्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था। पर्पस क्या था इसका? इस टेस्ट को पर्पस ये है, ये एक सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक है। ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर्ड का मतलब वो होता है जिसमें स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड आइटम्स दोनों इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, अब देखें स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड की क्या होते हैं। स्ट्रक्चर्ड में ये होता है कि ये टेस्ट स्ट्रक्चर की एक करैक्टरिस्टिक होती है कि टेस्ट पहले से प्लान है, उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर है, ये सारा कुछ, जिसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जैसे इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन है कि ये 40 आइटम्स हैं, इसको 20 मिनट्स में एडमिनिस्टर करवाना है। ठीक है, तो ये प्लान्ड हो गया। तो प्लान्ड चीज़ें किस में आती हैं? स्ट्रक्चर्ड में। अब अनस्ट्रक्चर्ड में क्या आ जाता है कि ये इसमें एम्बिग्यूटी है कि यानी कि सब्जेक्टिविटी है। आपको एक वर्ड दिया जाता है और उसके आगे आप जितनी मर्जी लंबी चाहे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यानी कि फ्रीली रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? अनस्ट्रक्चर्ड की करैक्टरिस्टिक आ गई, इसलिए इसे सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक कहा जाता है। और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हमें पता है कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस को कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट को एक सेंटेंस दिया जाता है और उसे फिनिश करने को कहा जाता है। इसमें वो अपने कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन, आइडियाज़, अपनी ख्वाहिशात, अपने रवैये कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, हमने उसको बाउंड नहीं करना। उसके बाद हिस्टोरिकली ये टेस्ट जो है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट से मिलता है। ठीक है, जैसे कि हम किसी को एक वर्ड देते हैं गुड, और वो उसका एसोसिएटेड वर्ड बता देता है बैड, क्लीन, डर्टी। ठीक है, इसी तरह इसको भी एक वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के जैसा मिलता जुलता टेस्ट समझा जाता है। उसके बाद ये बेसिकली ये एडजस्टमेंट और माल एडजस्टमेंट को चेक करने के लिए यूज़ होता है कि हम हमारा बिहेवियर जो है वो हमारे माहौल के अकॉर्डिंग हम अपना माहौल में एडजस्टेड हैं भी या नहीं है। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस पे आ जाते हैं। इसमें फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स, यानी कि जो आपका दिल चाहे आप लिख सकते हैं, कोई आपको बाउंड नहीं किया जाएगा। ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन इजीली हम इस पे करवा सकते हैं, सबको एक ही दफ़ा सारी इंस्ट्रक्शंस बता के, और जितने मर्ज़ी लोगों से एक ही टाइम में हम ये टेस्ट फिल करवा सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ईजी है। लेकिन ये जो है ये मेथड ऐसा है कि इससे हम ऑब्जेक्टिवली स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग आगे मैं बताती हूँ आपको। टाइम एडमिनिस्ट्रेशन इसका बहुत छोटा होता है दूसरे प्रोजेक्टिव टेस्ट की निस्बत, क्योंकि प्रोजेक्टिव टेस्ट ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है। लेकिन ये भी एक उसी तरह का टेस्ट है, लेकिन इसमें टाइम बहुत शॉर्टर होता है। ये बहुत फ्लेक्सिबल मेथड है, इसको हम क्लिनिकल एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं। इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं कि इससे मशीन स्कोरिंग नहीं हम कर सकते, इससे हमें मैनुअली स्कोरिंग करनी पड़ती है बाय हैंड, और इसके लिए हमारे पास कुछ जनरल स्किल होनी चाहिए कि हम इस टेस्ट को जो है इसकी स्कोरिंग अच्छी तरह से कर सकें। यंगर चिल्ड्रंस के लिए ये टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ अडल्ट के लिए है। ये इसके दो डिसएडवांटेजेस हैं जो हमें बाउंड कर देते हैं। और एक ये भी है कि इसमें थोड़ी बहुत सब्जेक्टिविटी भी हमारी आ जाती है इंडिविजुअल्स की, या जो टेस्ट एडमिनिस्टर करवा रहे हैं या जो स्कोरिंग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इस टेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं। इसकी दो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम ऑब्जेक्टिवली किसी की स्क्रीनिंग करने के लिए, स्क्रीनिंग होती है किसी को असेस करने के लिए, ठीक है, या फिर एक्सपेरिमेंट के पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका बेसिक गोल क्या है कि हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, या किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, प्रॉब्लम को, और उसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है RISB। नेक्स्ट इसकी स्कोरिंग करने के भी कुछ खास प्रिंसिपल्स हैं। इसमें 4 तरह के रिस्पॉन्सेज हमारे पास आते हैं। ओमिशन,
कॉन्फ्लिक्ट, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। ठीक है, 4 कैटेगरीज है हमारे पास। सबसे पहले ओमिशन रिस्पॉन्सेज में वो स्टेटमेंट्स आती हैं जिनमें हमने कोई आंसर नहीं दिया होता, खाली ब्लैंक छोड़ी होती है, या फिर कोई आंसर हमने इनकम्प्लीट लिखा होता है। इनकम्प्लीट हमने आंसर दिया होता है, जैसे कि उस लाइन की कोई सेंस नहीं बन रही होती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे दिया आई हेट द थॉट ऑफ गोइंग होम सिंस। अब देखें इस लाइन की कोई सेंस नहीं बन रही, इसलिए ये कौन से रिस्पॉन्सेज में आ जाएगा, ओमिशन रिस्पॉन्सेज। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्सेज, इसमें हम कोई नेगेटिव रिप्लाई करें या आंसर ट्विस्टेड हो, ठीक है, उनका कोई मीनिंग ना निकल रहा हो। जैसे आई हेट ऑलमोस्ट एवरीवन, इसका क्या मतलब हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को शो कर रहा है। ऑलमोस्ट ये हर किसी से नफरत कर रहा है, इसका मतलब है ये नेगेटिव रिप्लाई शो कर रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट की 3 रेंजेस हैं, C1, C2 एंड C3। वो मैं आपको बताती हूँ कि उस रेंज में कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज में कौन सी स्टेटमेंट आ जाए, इसमें वो कोई होपफुल या हेल्दी बात प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, या कोई अच्छी उम्मीद लगा रहा है दुनिया से, या फिर कुछ अच्छी बातें एक्सप्रेस कर रहा है अपने बारे में, तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज में आएगा। इसकी भी 3 कैटेगरीज हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज, जो अब इन तीनों कैटेगरीज में ना ओमिशन में लाया कर रहा है, ना कॉन्फ्लिक्ट में कर रहा है, ना पॉजिटिव में, क्योंकि इसकी स्कोरिंग हम मैनुअल से करते हैं। अब मैनुअल में आपने ऐसी कोई बात लिख दी है, ठीक है, जो अब मैनुअल में जितनी भी स्कोरिंग बताई है उस बहुत सी स्टेटमेंट्स बताई गई होंगी, ठीक है, लेकिन वो आपकी किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रही, तो वो न्यूट्रल रिस्पॉन्स होता है, उसको हम एन से शो करते हैं, n=0, ठीक है। और ये रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इसकी यहाँ नीचे बताई गई है, ठीक है, 0.83 एंड 0.84 होनी चाहिए। और उसके बाद ये जो ओमिशन रिस्पॉन्सेज में जब कोई वो आंसर सही प्रेजेंट नहीं कर रहा और इनकम्प्लीट आंसर है, तो इसका मतलब है उसको कोई साइकोलॉजिकल डेफिसिट है या साइकोलॉजिकल ब्लॉक आ गया है उसकी मेमोरी में, जिसकी वजह से वो सही तरह से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब आप ये टेबल देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इसकी कैटेगरीज के बारे में पढ़ते हैं। अब ये C1 के, अगर C1 में आप लाइक आ रहे हैं तो आप 4 स्कोर करेंगे, उसे C2 में तो 5 स्कोर करेंगे, C3 में तो 6 स्कोर करेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ समझाने के लिए मेजर कैटेगरीज मेंशन की हैं, बाकी मैनुअल में इसकी हर किस्म की जो आप रिस्पॉन्स करोगे उसकी कैटेगरीज डिफाइंड होंगी। C1 में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, स्कूल डिफ़िकल्टीज़ या फिज़िकल कंप्लेंट्स आती हैं। C2 में इन्फीरियोरिटी फीलिंग्स, यानी कि हमेशा से कमतरी का शिकार है या फिर फेलियर हो जाए, हमें कोई लैक ऑफ गोल्स, हमारे गोल्स ना पूरे हों, और हेट्रोसेक्सुअल ग्रुप्स के आते हैं। C3 में सुसाइडल विशेस, सेक्सुअल कन्फ्लिक्ट्स और फियर ऑफ इंसैनिटी, कि हम मर जाएंगे या एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, ये वो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती हैं पॉजिटिव, किस तरह से किस लेवल का पॉजिटिव होगा तो क्या स्कोरिंग करेंगे। P1 में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड्स, हॉबीज़ के बारे में अगर हम बता रहे हैं, स्पोर्ट्स के बारे में बता रहे हैं, या वार्म फीलिंग्स का एक्सप्रेस कर रहे हैं दूसरों की तरफ, तो वो P1 में जाएंगे। P2 में के गुड सोशल एडजस्टमेंट, उसकी हेल्दी फैमिली लाइफ है, उसके अंदर ऑप्टिमिज्म बहुत है। P3 कि हम 0 स्कोरिंग इसलिए करते हैं कि इसमें क्लियर कट गुड नेचर्ड ह्यूमंस आ जाते हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट हैं अपनी इन्वायरमेंट के साथ, बिल्कुल बहुत खुश हैं अपने माहौल में रह के, उन्हें किसी के साथ कोई मसला नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो वो P3 कैटेगरी में आएंगे। और वार्मली एक्सेप्ट करते हैं हर चीज़ को, कि उसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं करते। नेक्स्ट हम स्कोरिंग जब टोटल वगैरह करेंगे उसकी, तो उसके बाद जब हम अगर हमारा स्कोर 135 से बिलो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम अपनी इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टेड हैं, और अगर इससे अबव आ रहा है तो इसका मतलब है हम माल एडजस्टेड हैं, यानी कि हमारा बिहेवियर हमारी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें सूटेबल नहीं लग रहा, ठीक है। और ये बहुत से क्लिनिकल पर्पस इसके लिए इसलिए यूज़ होता है कि हमने चेक करना होता है कि जो पेशेंट हमारे पास आया है, क्या उसकी इन्वायरमेंट की वजह से तो वो इस प्रॉब्लम का शिकार तो नहीं है, यहाँ से कोई एंजाइटी डिप्रेशन उसकी इन्वायरमेंट की वजह से तो नहीं हो रहा। इसमें हमारी फैमिली इन्वायरमेंट, जो हमारी नेबर्स इन्वायरमेंट, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हर किस्म की इन्वायरमेंट इसमें असेस की जा सकती है इन सिंगल टाइम। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट कंसीडर किया जाता है। थैंक्स।